सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से कि सर ये है क्या, है ना, क्या मतलब होता है कंडीशनल का। तो आप कुछ सोच रहे होगे सर कुछ कंडीशन से रिलेटेड है, यस और नो। तो अभी मैं ज़्यादा आपको डेफिनेशन में ना ले जाके, क्योंकि आपको पता है एकेडमिक चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं, मैं डायरेक्ट आपको फंक्शन पे उतारता हूँ, डायरेक्ट आपको इम्प्लीमेंटेशन पे उतारता हूँ। एक काम करते हैं, पहले 2-3 सेंटेंसेस की तरफ नज़र डालते हैं। आप पहले देखिए, उनको अच्छे से समझिए और मुझे बताइए कि उनके अंदर क्या मिस्टेक है। अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर इसको ज़ीरो लेवल से डील करते हैं। तो आपके सामने तीन सेंटेंसेस हैं। वर शी आई शी वुड नॉट हैव अलाउड यू टू गो, बट फॉर हिज हेल्प ही वुड बी ruined, हैड ही कम हियर ही वुड हैव फाउंड मी। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इनके अंदर क्या एरर हो सकता है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो पहले मैं बता देता हूँ और फिर मैं इसको डिटेल में ज़ीरो लेवल से सिखाता हूँ। पहले सेंटेंस में मिस्टेक ये है कि यहाँ पे वुड नॉट हैव अलाउड नहीं आएगा, वुड अलाउ आएगा। वुड नॉट अलाउ आएगा, क्या आएगा, वुड नॉट अलाउ। पहले सेंटेंस में ये मिस्टेक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे शायद वर्षी आय में कुछ गड़बड़ थी, यस और नो, ऐसा नहीं है। और बट फॉर हिज हेल्प ही वुड बी रूइंड में मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ही वुड हैव बीन रूइंड आएगा। अभी मैं बता दूंगा कैसे आएगा। और हैड ही कम हेयर ही वुड हैव फाउंड मी में कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस में नो एरर है। तो गलतियां थी ये। अगर आपने सही बताई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बताई तो आइए इसे ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल माइनस लेवल से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, समझते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आगे हमें देखने हैं, ठीक है। तो कंडीशनल्स बेसिकली है क्या, कंडीशनल्स में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में मेंशन होती है कंडीशन और दूसरे पार्ट में उसी कंडीशन का रिजल्ट। 2 पार्ट्स कह लीजिए, 2 क्लोज कह लीजिए। तो कंडीशनल एक तरीके का सेंटेंस होता है। क्या होता है, सेंटेंस, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक में मेंशन होती है कंडीशन, एक में मेंशन होती है कंडीशन और दूसरे में मेंशन होता है उसका रिजल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ़ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू। सेंटेंस एक है, इसके अंदर 2 क्लोज हैं, इफ़ यू कम हियर और आई शैल हेल्प यू, या कह लीजिए 2 पार्ट्स हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो पहले वाले पार्ट के अंदर क्या कंडीशन मेंशन है, हाँ जी सर। क्या दूसरे पार्ट के अंदर भी रिजल्ट मेंशन है उसका, अगर तुम आते हो तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आप ध्यान से देखिए कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि इसके दोनों जो पार्ट्स हैं उस डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यस और नो। लेकिन इससे, इस बात को जान लेने से आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे इनके पार्ट्स को जानने से। वैसे आपने सुने होंगे बहुत तरीके के सेंटेंसेस यूज होते हैं कंडीशनल्स में, कि अगर तुम यहाँ आ गए होते तो वैसा हो गया होता, है ना, मेरे को ये पता होता तो मैंने तुम्हें बता दिया होता, है ना, मैं आऊँगा तो वहाँ ये कर दूंगा। इस तरीके की जो बातें हम करते हैं ये सब के सब कंडीशनल्स ही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो कंडीशनल्स हैं इसकी 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। कुछ लोग जीरो से भी पढ़ाते हैं, जीरो कंडीशनल भी बताते हैं। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कितना डिटेल में जाना चाहें उतना डिटेल में जा सकते हैं। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, आपको बस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, चीज़ें समझनी है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन बन जाए, यस और नो। तो मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, तीनों से एक एक सेंटेंस लिखा हुआ है। आप एक काम कीजिए, पहले इन्हीं सेंटेंसेस को देखिए और इनके मीनिंग गेस करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर इनको 1 बाय 1 डील करते हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ सारी चीज़ें, अभी 1 बाय 1 मैं इनको डिटेल में भी लेके जाऊँगा, क्लियर। अगर आप पहला सेंटेंस देखेंगे तो आपके पहले सेंटेंस का मीनिंग कुछ यूँ निकल के आ रहा होगा। आप मन में सोच रहे होंगे कि अगर मैं लॉटरी जीतूंगा तो मैं एक घर खरीदूंगा, या लॉटरी जीतता हूं तो एक घर खरीदूंगा, ऐसा कुछ मीनिंग आ रहा है। आप बोलेंगे यस सर। सेकंड सेंटेंस जब बच्चे पढ़ते हैं तो वोन देखते हैं, वोन का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सोच जाते हैं कुछ पास्ट की बात हो रही है, कि अगर लॉटरी जीती होती तो घर खरीद लिया होता, ऐसा कुछ सोच जाते हैं, या जीतता तो खरीदता, ऐसा कुछ सोच लेते हैं। जबकि ये पास्ट की बात नहीं कर रहा है, ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है। वो कैसे, अभी समझाता हूँ। और जब भी बच्चे इसको देखते हैं तो सोचते हैं कि पास्ट की बात हो रही है, हाँ यहाँ पास्ट की बात हो रही है, लेकिन सेकंड वाले को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले तो मैंने आपकी थिंकिंग बताई कि स्टूडेंट्स लोग क्या सोचते हैं इन चीज़ों को, सेंटेंसेस को लेके। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ। पहले सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर मैं लॉटरी जीतूंगा या जीतता हूँ तो एक घर खरीदूंगा, ठीक है। दूसरे सेंटेंस का मतलब भी यही है कि अगर मैं लॉटरी जीतता हूँ तो मैं एक घर खरीदूंगा। अब आप सोच रहे होगे सर ये कैसे, पास्ट की बात हो रही है, आप यहाँ फ्यूचर का सेंस दे रहे हो, अभी बताता हूँ। और लास्ट सेंटेंस का मतलब है कि अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैंने घर खरीदा होता। पहले बताओ, जो मैंने 3 मीनिंग बताए वो समझ में आए। पहले का मतलब कि अगर लॉटरी जीतता हूँ तो घर खरीदूंगा, दूसरे का मतलब भी वही है, अगर लॉटरी जीतता हूँ तो घर खरीदूंगा,
आप सोच रहे हो कि डिफरेंस क्या है, अभी बताऊंगा। मीनिंग तो सेम लग रहा है, अभी बताता हूँ। और लास्ट वाले का मतलब है अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो एक घर खरीदा होता। ये पास्ट की बात कर रहा है। अब मेरी बात बिल्कुल प्यार से समझेंगे, ध्यान से, ठीक है। क्या आपको इफ के साथ विन मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाई दे रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS? आप बोलेंगे जी सर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कंडीशनल सेंटेंस में आपको इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाई दे, कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो समझ जाइएगा कि वो जो सिचुएशन है वो एक रियल सिचुएशन है। बताएंगे मुझे कौन सी सिचुएशन? रियल, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि वो एक पॉसिबल सिचुएशन है, रियल और पॉसिबल सिचुएशन। अब आप पूछेंगे सर कब की रियल और पॉसिबल सिचुएशन है? तो कहना सर फ्यूचर की। किसकी? रियल और पॉसिबल सिचुएशन ऑफ फ्यूचर। अभी सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, जो मैंने डिफरेंस बताए वो भी समझ में आएंगे। जब कभी भी आपको कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे, मतलब सिंपल पास्ट टेंस दिखाई दे, तो ध्यान रखना वो जो सिचुएशन है वो रियल नहीं है, वो अनरियल सिचुएशन है। बोलेंगे जरा कैसी? अनरियल, या फिर आप उसे कह सकते हैं इमेजिनरी सिचुएशन है। अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन। अब आप सोचेंगे सर ये कब की है? ये पास्ट की नहीं है, ये भी फ्यूचर की है। कंफ्यूज मत होना। हम लोग सोचते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो पास्ट ही होगा, जरूरी नहीं है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर की अनरियल का सेंस देती है, और हमें ये बात पता नहीं होती। हिंदी से रटते हैं चीज़ों को और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। यस और नो? तो यही तो इस चैप्टर की खूबसूरती है, कन्फ्यूजन ही यही क्रिएट होती है बच्चों को। अच्छा, इफ के साथ क्या हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे जी सर। तो जब कभी भी इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस दिखाई दे कंडीशनल सेंटेंस में, तो कंडीशन तो ऑफ कोर्स पास्ट की है, और पास्ट की कैसी सिचुएशन होगी? अनरियल ही होगी। पास्ट की रियल तो हो नहीं सकती है, तो अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन होती है ये पास्ट की, ठीक है। STN का मतलब सिचुएशन है ऑफ पास्ट। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई, बस ये 3 बातें आप ध्यान रखना, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 बातें आपने ध्यान रखनी है। अगर फ्यूचर की आपको रियल और पॉसिबल सिचुएशन बतानी है तो प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, फ्यूचर की अनरियल और इमेजिनरी को वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और पास्ट की आपको अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन बतानी है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब मैं इन तीनों को थोड़ा और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझाऊं? चलिए, पहले सेंटेंस को उठाओ आप, फर्स्ट सेंटेंस को। इफ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ हाउस का इसका मतलब ये है कि अगर मैं लॉटरी जीतता हूं तो घर खरीदूंगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर, इसका मतलब ये है। अब इस बात को ना बड़े प्यार से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है। कि मान लो कि मेरे पास एक लॉटरी की टिकट है। क्या है? लॉटरी की टिकट। अगर मेरे पास एक लॉटरी की टिकट है तो क्या मेरा चांस है लॉटरी जीतने का? मैं सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं। अगर मेरे पास एक लॉटरी की टिकट है, क्योंकि लॉटरी की टिकट इंसान क्यों खरीदता है? इसी उम्मीद से खरीदता है ना कि शायद मैं जीत जाऊंगा। यस और नो? अब मैंने एक लॉटरी की टिकट खरीदी, मेरे पास एक लॉटरी की टिकट है, तो क्या मेरा चांस है जीतने का? हाँ जी सर, जीतने का चांस है। क्या मैं अगर जीत जाऊं तो क्या मैं घर भी खरीद सकता हूं? मेरे घर भी खरीदने का चांस है? हाँ जी सर, वो भी चांस है। और ये सब चांस क्यों है? क्योंकि मेरे पास एक लॉटरी की टिकट है, ठीक है। अब मुझे सामने वाले को ये पॉसिबिलिटी बतानी है कि हाँ भी अगर मैं जीतूंगा तो घर खरीदूंगा, और मैं जीत भी सकता हूं क्योंकि मेरे पास टिकट है। नहीं समझे मेरी बात? कोई एक्स पर्सन है, मुझे उसको ये पॉसिबिलिटी देनी है, मुझे ये बताना है अगर मैं जीतूंगा ना और मैं घर खरीदूंगा, और मैं जीत भी सकता हूं क्योंकि मेरे पास टिकट है। तो मुझे अब सामने वाले को ये पॉसिबिलिटी देनी है, ये पॉसिबल सिचुएशन बतानी है, फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन। तो मैं इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा के बोलूंगा। ऐसे बोलूंगा, इफ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ हाउस। अगर मैं जीतता हूं तो घर खरीदूंगा। जैसे ही मैं बोलूंगा ना इफ आई विन द लॉटरी, सामने वाला तुरंत समझ जाएगा, अच्छा इसने इफ के साथ विन लगाया है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया है। कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस तब आता है जब फ्यूचर की रियल और पॉसिबल सिचुएशन होती है। वो अपने आप समझ जाएगा। क्या? अगर नहीं समझ में है, वीडियो को दोबारा देखो और समझो। दूसरी सिचुएशन पे आओ, अभी और क्लियर होगा। दूसरी सिचुएशन पे आओ। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। इसका मतलब भी यही है, अगर मैं लॉटरी जीतता हूं तो मैं घर खरीदूंगा। ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन ये रियल नहीं है, ये अनरियल है। अब इस सिचुएशन को आप लोग ऐसे समझो कि मेरे पास कोई लॉटरी की टिकट नहीं है। अगर मेरे पास कोई लॉटरी की टिकट नहीं है तो क्या मेरा चांस है लॉटरी जीतने का? नहीं। क्या मेरा घर खरीदने का चांस है? नहीं। और मैं क्या कर रहा हूँ, बस हवाई किले बना रहा हूँ। अगर कभी जीतूंगा ना लॉटरी तो घर खरीदूंगा, है ना। अगर कभी लॉटरी मैं जीतता हूँ या मैं कभी जीतूंगा ना तो मैं घर खरीदूंगा। अब नहीं है मेरे पास टिकट, मैं नहीं जीत सकता, मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ। एक इमेजिनरी सिचुएशन है फ्यूचर की, हवा में तीर छोड़ रहा हूँ।
तो मुझे सामने वाले को इस तरीके से बताना है, अगर कभी जीतूंगा ना यार घर खरीदूंगा। ये पॉसिबिलिटी देनी है कि मेरे पर टिकट नहीं है भाई, मैं नहीं जीत सकता अभी, मैं तो बस इमेजिन कर रहा हूँ। तो मैं इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म लगा के बोलूँगा, इफ़ आई वोन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। वो तुरंत समझ जाएगा, अच्छा इसने वोन लगाया, वोन का मतलब सेकंड फॉर्म, मतलब ये फ्यूचर की अनरियल सिचुएशन की बात कर, इसके पास टिकट नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आओ। अच्छा दोनों को और क्लियर कर दूं, चलो दोनों को और क्लियर कर देता हूं एक बार। अंग्रेजी में बताने के लिए आप टेंस चेंज करते हैं। क्या? टेंस चेंज करते हैं। पॉसिबिलिटी देनी है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, पॉसिबिलिटी नहीं देनी, इमेजिनरी बताना है फ्यूचर का, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस। बताओ भाई समझ में आया क्या? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अभी तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बातें आगे आएंगी, ये तो मैं आपको मीनिंग सिखा रहा हूँ, बच्चों को मीनिंग ही नहीं पता होते हैं, है ना। चलिए थर्ड कंडीशनल, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला कब की बात करता है? पास्ट की बात करता है। यस और नो, हाँ कि ना। अब इसका मतलब है अगर मैंने लॉटरी जीती होती ना तो घर खरीदा होता। पास्ट को इमेजिन कर रहा हूँ। अब इस सिचुएशन को आप ऐसे समझना, ये थर्ड सिचुएशन है। मेरे पास एक लॉटरी की टिकट है, ठीक है जी, तो क्या मेरा चांस है जीतने का जी? हाँ जी सर, 50 बार बोल चुके हो जी, चांस है बिल्कुल। मान लो रिजल्ट वाला दिन आ गया और मैं पहुंच गया वहाँ पे जहाँ से मैंने लॉटरी ली थी। सामने नंबर लगे हुए थे, मेरी लॉटरी के ऊपर भी नंबर थे, कुछ 10 नंबर वहाँ पे, 10 नंबर सामने। मैंने पहला नंबर मैच किया, मैच हो गया। दूसरा मैच किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 नंबर मैच हो गए मेरी टिकट से और सामने जो नंबर आए हुए थे। लेकिन 10वां नंबर मैच नहीं हो पाया। एक भी नंबर मैच नहीं हो पाया तो मतलब मैं लॉटरी हार गया। अब मैं उदास हो गया। उदास हो गया क्योंकि मैं घर भी नहीं खरीद पाया, है ना। अब इस बात को 1 महीना हो गया है। कितना? 1 महीना। 1 महीने बाद मेरा दोस्त मेरे पास आता है, मुझे कहता है देख भाई मैंने ना लॉटरी जीती। मैंने कहा कितने की जीती? उसने कहा देख भाई मैंने 10 करोड़ की लॉटरी जीती। तो मैंने कहा अच्छा बहुत बड़ी बात है भाई, बढ़िया, अच्छा लगा मुझे सुन के। कहता भाई मैं इस पैसे का क्या करूं? क्या सवाल पूछा उसने? भाई मैं इस पैसे का क्या करूं? मैंने कहा अगर मैंने जीती होती ना तो मैंने एक घर खरीदा होता। उसने पूछा भाई मैं क्या करूं इस पैसे का? मैंने कहा अगर मैंने जीती होती ना तो मैंने एक घर खरीदा होता। सबसे पहला सवाल, क्या मैंने जीती क्या? आप बोलोगे नहीं। क्या मैंने खरीदा क्या? आप बोलोगे नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पास्ट को इमेजिन कर रहा हूँ। अगर जीती होती ना तो खरीद लिया होता। तो जब हम इधर देखो सामने, जब हम पास्ट को बेटा इमेजिन करते हैं तो इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मुझे ये बात ऐसी बोलनी पड़ेगी, इफ आई हैड वोन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट अ हाउस। समझ में आया क्या? बहुत सारी किताबों में ना अलग अलग तरीके से भी समझाया गया, बच्चे इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया कि आपका एग्जामिनेशन में आया हुआ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यस और नो? देखो भाई, फर्स्ट कंडीशनल, रियल और पॉसिबल सिचुएशन ऑफ फ्यूचर। अब इसके एक पार्ट में तो आपने सीख लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS सिंपल प्रेजेंट टेंस। बगल वाला पार्ट, रिजल्ट वाला पार्ट भी तो देखना है। तो ध्यान रखना, अगर एक पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS है तो बगल वाले पार्ट में फिर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कोई भी सेंटेंस अगर इस स्ट्रक्चर से लिखा हुआ है तो तुरंत समझ जाना कि वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दे रहा है, ऐसा सेंस आ रहा है। बहुत बार आपको सेंटेंसेस में या कैन भी लिखा मिलेगा, मे भी लिखा मिलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जनरली यही वाला सेंटेंस जो है एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, दूसरी तरफ विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वो मे लिख देने से, कैन लिख देने से बस उसका जो मूड है, जो उसकी टोन है, बस वो चेंज हो जा रही है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। 99% ऑफ द टाइम विल शैल ही मिलता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे आपके सामने एक ये सेंटेंस था, एक ये सेंटेंस है। उसने कहा इफ आई वर्क हार्ड आई विल गेट द प्रमोशन। मुझे ईमानदारी से आप ये देख के बताओ कि, वैसे आप यहाँ शेल भी लिख सकते हो, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बता रखा है ना मैंने विल शेल वाला। ये क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। इस तरीके से बनेगा कैसे मैं अभी समझाऊंगा आपको। आप ऐसे ही बोल सकते हो इफ आई वर्क हार्ड आई शेल गेट द प्रमोशन, बोथ आर सेम, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो सेंटेंस है क्या इस स्ट्रक्चर से लिखा हुआ है? हाँ जी सर। अगर इस स्ट्रक्चर से लिखा हुआ तो क्या ये फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन है? हाँ जी सर। तो वो बोल रहा है अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, तो क्या वो मेहनत करेगा? करेगा, हाँ जी करेगा, क्योंकि पॉसिबल सिचुएशन है, प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है ना, सेंस आ रहा है कि हाँ भाई करेगा।
लेकिन अगर इसी बात को मैं ऐसे ले जाऊँ सेकंड कंडीशनल पे, सेकंड कंडीशनल में इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो बगल वाले पार्ट में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे वहाँ विल शेल था तो यहाँ वुड होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है ना। जैसे वहाँ मे और कैन भी हो सकता था, तो यहाँ कुड और माइट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी सेंटेंस। लेकिन मैं फिर आपको वही बात बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे वुड और पीछे वाले में विल और शेल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए। अभी मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन एंड में देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देख रहे हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बगल वाले पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल के तौर पे वही सेंटेंस को इसमें हमने कन्वर्ट किया। इफ आई वर्कड हार्ड आई वुड गेट द प्रमोशन। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। बात अभी भी फ्यूचर की हो रही है, लेकिन इस बार बताओ क्या मैं मेहनत करूंगा? क्या करूंगा ना यार, तो मिल जाएगा। मुझे ही नहीं पता मैं कब करूंगा कब नहीं करूंगा, बस इमेजिन कर रहा हूँ फ्यूचर को। लेकिन इसमें मैं मेहनत करूंगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस लगाया हुआ है मैंने, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ मैं। बात आ गई समझ में सबको अच्छे से? यहाँ तक तो होगी बेसिक बात। सर एरर कैसा आएगा? एरर आएगा बेटा बहुत आसान। वो कैसे? इस वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट टेंस के साथ वो आपको वुड लिख के दे देगा, और उस वाले स्ट्रक्चर में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ विल लिख के दे देगा। वाइस वर्सा उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करेगा। आपको बस किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है। और इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, वो भी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हम सीखेंगे। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? मुझे ईमानदारी से बता दीजिए। अगर इतनी बात सबको क्लियर है तो हम फिर अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अगर बात करें हम अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट जो है हमारा सेकंड कंडीशनल का एक्सेप्शन है। सेकंड कंडीशनल अभी मैंने आपको बताया, बस इसको ध्यान रखना है, तभी एक्सेप्शन ध्यान रहेगा आपको। कि ऐसी सिचुएशन जो फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशन की बात करें, फ्यूचर की अगर इमेजिनरी सिचुएशन की बात करनी होती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास जो एक्सेप्शन है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो सेकंड कंडीशनल है ना, ये प्रेजेंट की भी इमेजिनरी सिचुएशन बताता है। अब आप सोचोगे सर ये कैसे, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है? अभी समझाता हूँ। आप पहले समझ लीजिए कि सामने लिखा क्या हुआ, फिर सेंटेंसेस के थ्रू दोनों को समझेंगे हम लोग, है ना। आप समझिएगा, जब कभी भी आपके सामने इफ लिखा दिखाई दे, एज इफ लिखा, एज दो, आई विश, वी विश, इफ ओनली, अगर ये सारे वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो ध्यान रखिएगा। और अगर इनके बाद अगर ऐसी सिचुएशन है जो प्रेजेंट की अनरियल है, तो या तो हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं या फिर वर्ब का यूज़ करते हैं। दोबारा रिपीट करूँ मैंने क्या कहा? अगर इन सारे वर्ड्स के बाद प्रेजेंट की कोई अनरियल सिचुएशन है तो या तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं या वर्ब। सब्जेक्ट चाहे कैसा भी लिखा हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, अगर बी की फॉर्म है यहाँ पे तो आपने वर यूज़ करना है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, क्योंकि अनरियल सिचुएशन के लिए हम लोग वर का यूज़ करते हैं या फिर सेकंड फॉर्म का। और मैं बता दूं वर भी एक तरीके की सेकंड फॉर्म ही है, क्योंकि आपको पता है ना, बी होती है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है वॉज या फिर वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। ऐसे बोलते हैं ना, बी वॉज बीन, तो ये बी वॉज वर होती है सेकंड फॉर्म, ये भी एक तरीके की सेकंड फॉर्म ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब इनकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपके सामने एक सेंटेंस है, ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है? आप बोलोगे वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो दुनिया के बारे में सब जानता है। पहले मुझे बताओ, क्या इसके अंदर टर्म आपको एज इफ लिखा दिखाई दे रहा है? आपने कहा जी सर दिखाई दे रहा है। क्या एज इफ के बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन हो? आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कि वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो दुनिया के बारे में सब जानता है। आप मुझे बताओ, जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ही नोज एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, क्या ये रियल है और ये अनरियल है? क्या ये रियल है या अनरियल है? तो आप बोलोगे कोई दुनिया के बारे में कैसे सब कुछ जान सकता है, ये तो अनरियल सिचुएशन है। तो पहली बात तो आपको पता लगी कि एज इफ के बाद अनरियल सिचुएशन है। दूसरी बात आपको पता लगी ये प्रेजेंट की अनरियल है, क्योंकि देखो आगे क्या लिखा हुआ, टॉक्स, वो ऐसे बात करता है, प्रेजेंट टेंस है ना, तो प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है। वो ऐसे बात करता है जैसे दुनिया के बारे में सब जानता है, लेकिन वो नहीं जानता, अनरियल है। तो मैंने कहा था अगर इन सारे वर्ड्स के बाद एज इफ, आई विश, वी विश, है ना, इफ ओनली, इनके बाद अगर अनरियल सिचुएशन है प्रेजेंट की, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। ही टॉक्स एज इफ ही न्यू, क्योंकि वो नहीं जानता, अनरियल है। इसको देखो, उसने बोला इफ आई एम अ बर्ड आई वुड फ्लाई। मैं हूं क्या? नहीं हूं ना, होता तो उड़ता ना। तो इफ आई वर अ बर्ड, समझ में बात आ रही है। और वर भी एक तरीके की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आगे देखो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है।
बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक और तो चलो मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आई विश के बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट है या ऐसी सिचुएशन है जो कि अनरियल हो? अब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इतनी गर्मी है, काश एसी कंपार्टमेंट में ट्रेवल करते। ठीक है, क्या वो एसी कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे हैं? नहीं, तभी तो बोल रहे हैं इट इज़ सो हॉट एयर, तभी तो बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत गर्मी है, काश करते, लेकिन कर तो नहीं रहे ना। तो वो क्या कर रहे हैं? आई विश के बाद अनरियल सिचुएशन का यूज़ कर रहे हैं। और आपको पता है प्रेजेंट की अनरियल है, क्योंकि इट इज़ सो हॉट हियर, प्रेजेंट में ही बात हो रही है। तो प्रेजेंट की अनरियल के लिए आपको पता है या तो वर आता है, बी की कोई फॉर्म हो, या फिर आपको पता है कि हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ट्रैवल की जगह ट्रैवल्ड। बी की फॉर्म होती इज, एम, आर, वॉज, वर होती तो हम वर यूज़ कर देते। तो इट इज़ सो हॉट हियर, आई विश वी ट्रैवल्ड इन एसी कंपार्टमेंट, काश करते लेकिन कर नहीं रहे। जैसे मैंने कहा काश मैं राजा होता, आई विश आई एम अ किंग, गलत हो गया ना, आई विश आई वर अ किंग, क्योंकि अनरियल सिचुएशन है, आप राजा नहीं है। इमेजिन करें काश यार होता राजा, है ना। तो आई विश के बाद अनरियल सिचुएशन अगर प्रेजेंट की आ गई तो आपने वर यूज करना है या फिर सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशनल की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या थर्ड कंडीशनल आपको याद है कि इफ़ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता था? हाँ जी, तो बगल वाले पार्ट में भी ध्यान रखिएगा, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है इसके अंदर, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको कभी दिखाई दे तो आप समझ जाना कि पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन। अब आप वो वर्क वाला एग्जाम्पल जो मैंने फर्स्ट में भी दिखाया, मैंने सेकंड में भी दिखाया, आप थर्ड में देख लीजिए। एक में था इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल गेट दी प्रमोशन, मतलब मेहनत करता हूँ तो मिलेगा प्रमोशन, पॉसिबिलिटी थी। इफ़ आई वर्कड हार्ड आई वुड गेट दी प्रमोशन, करूँगा ना यार तो मिल जाएगा, सेकंड कंडीशनल था। अब ये थर्ड है, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव गॉट दी प्रमोशन, अगर मेहनत की होती तो प्रमोशन हो गया होता, ना ही की ना ही हुआ, बस पास्ट को इमेजिन कर रहा हूँ। जब भी पास्ट को आप इमेजिन करते हैं बेटा, वही हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशनल था। ठीक है, थर्ड वाला, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। इफ़ देखा, एज इफ देखा, एज दो देखा, आई विश, वी विश, इफ ओनली देखा, इनके बाद अभी हम देख के आए थे कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी यूज़ करते हैं हम और वर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो तब यूज़ करते थे जब प्रेजेंट की कहानी होती थी। लेकिन आपको पता है इन सारे बाद आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है जब इन सारे वर्ड्स के बाद पास्ट की बताते हैं। अब हो सकता है कि आप लोग हो जाएं कंफ्यूज, लेकिन 1% नहीं होना, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा और मिसलेनियस भी करवाऊंगा। पहले मैंने आपको कहा था कि इन सारे शब्दों के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब भी आता है अगर प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है। अब मैं कह रहा हूं कि पास्ट की अनरियल सिचुएशन है तो इनके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। आप बोलोगे सर बात तो समझ में आ गई कि प्रेजेंट की अनरियल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब लगा देंगे, पास्ट की अनरियल है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है इन सारे बाद या पास्ट की अनरियल सिचुएशन है? तो चलिए मैं आपको वही पहचानना सिखाता हूँ। आपके सामने एक सेंटेंस है, आई विश यू वर प्रेजेंट हियर व्हेन आई गॉट द प्राइज। आप वीडियो को पॉज करो, आराम से सेंटेंस को देखो और समझो क्या इसका मतलब ये है, काश तुम यहाँ पे प्रेजेंट होते जब मुझे प्राइज मिला। व्हेन आई गोट द प्राइज बोला हुआ है, पास्ट की बात हो रही है, देखो यहाँ सेकंड फॉर्म है। काश तुम यहाँ प्रेजेंट होते जब मुझे प्राइज मिला। कब प्रेजेंट होते? जब मुझे प्राइज मिला, पास्ट की बात हो रही है ना, लेकिन तुम प्रेजेंट नहीं थे वहां पे, तभी तो बोल रहा काश तुम होते उस टाइम जब मुझे मिला। ये पास्ट की अनरियल सिचुएशन है। और आपको पता है आई विश के बाद अगर पास्ट की अनरियल सिचुएशन आ जाती है तो फिर आप वर यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो आपने पहले वर को काटा मारा, हैड लगाया, और वर की ही थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी, वॉज, वर, बीन। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई विश यू हैड बीन प्रेजेंट हियर व्हेन आई गॉट द प्राइज, क्योंकि ये पास्ट की अनरियल सिचुएशन है। पॉसिबिलिटी थी लेकिन हुई नहीं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? लेकिन अगर आप पीछे वाले सेंटेंसेस में देखेंगे आई विश वाले को, मैं आपको वही दिखाता हूँ। देखो ये रहा आई विश वाला, यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्म किया था आई विश के बाद, यहाँ मैंने हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं किया। कारण क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट चल रहा है, ये प्रेजेंट की अनरियल है। तो आपने अगल बगल से हिंट को देख के पहचानना है कि सेंटेंस में प्रेजेंट की अनरियल है या पास्ट की अनरियल है। यहाँ पे देखो प्रेजेंट का हिंट था, और देखो इस सेंटेंस में देखो आगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट का हिंट है। समझ में आ रही है ना बात? बहुत आसान है, बस हिंट से पहचानना है। जैसे उसने बोला आई विश आई सो यू व्हेन यू हैड बीन लिविंग इन इंग्लैंड, काश मैंने तुम्हें देखा होता जब तुम इंग्लैंड में रह रहे थे। अब काश तुम्हें देखा होता, लेकिन कब?
जब तुम इंग्लैंड में रह रहे थे तब। पास्ट की बात हो रही है, देखो ना, हैड बीन लिविंग, ये पास्ट का है। तो वही वाली मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद अनरियल सिचुएशन तो है कि काश देखा होता, नहीं देखा तभी तो बोल रहा है काश देखा होता जब तुम वहाँ रह रहे थे। तो इनके बाद आपको पता है आई विश के बाद सेकंड फॉर्म भी आता है या वर्ब भी आता है, लेकिन हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी आता है। वही सीखना है, आगे हिंट पकड़ लो। पास्ट की अनरियल है तो फिर आपको पता है आई के बाद यहाँ हैड आएगा और सो की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, सीन। आई विश आई हैड सीन यू व्हेन यू हैड बीन लिविंग इन इंग्लैंड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? आप इसको देखो, आई विश आई स्टॉप्ड यू व्हेन यू हैड बीन लिविंग फॉर पेरिस। काश मैंने तुम्हें रोका होता जब तुम पेरिस के लिए जा रहे थे। अब आप मुझे बताओ, इसके बाद मैं अनरियल सिचुएशन तो देख रहा हूँ, लेकिन कब की? आपने देखा पास्ट की। पास्ट की तो फिर खाली सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, हैड भी आएगा। हैड प्लस थर्ड फॉर्म बोलेंगे, आई विश आई हैड स्टॉप्ड यू। लेकिन बच्चों को लगता है कि आई विश के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म आता, रट लेते हैं। ऐसे मत रटो, जरूरी नहीं कि सेकंड फॉर्म आए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी आता है, वो आगे हिंट से पहचानना होता है। समझ में आया? जैसे अब इस सेंटेंस को देखो, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपने देखा बोस्ट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना, है ना? तो ही बोस्ट वो ऐसे फेंकता है जैसे कि सारी दुनिया उसी की हो। अब आप मुझे बताओ, क्या एज इफ उस लिस्ट में से एक वर्ड है? हाँ जी। क्या इसके बाद अनरियल सिचुएशन है? हाँ जी। लेकिन कब की? प्रेजेंट की। कहाँ से हिंट मिल रहा है? देखो पीछे से हिंट मिल रहा है, एस या ईएस वाला टेंस आया हुआ है, तो अनरियल तो है, लेकिन प्रेजेंट की। तो अब आपको पता है फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे बिलोंग्ड करेंगे। ही बोस्ट एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। वो ऐसे बात करता है, ऐसे फेंकता है, ऐसे बोलता है जैसे सारी दुनिया इसी की हो, जबकि नहीं है। तो अनरियल तो है, लेकिन प्रेजेंट की, हिंट से पहचान लिया मैंने। यहीं पे अगर कुछ पास्ट का लिखा होता, मान लो कुछ पास्ट में गया होता, ये बोस्टेड होता, तो यहाँ हैड बिलोंग्ड कर देते। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हिंट से पहचानना है, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगा देना है। क्या सारी बातें आपको क्लियर हैं अभी? फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, सेकंड का एक्सेप्शन, थर्ड कंडीशनल, थर्ड का एक्सेप्शन। तो एक बार फटाफट से वीडियो को पीछे जाके या जो आपने नोट्स बनाए एक बार नज़र डाल लीजिए, और फिर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी कुछ बताने वाला हूँ, फिर मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? चलिए, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। क्या आपने अभी एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा था कि इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता? क्या मैं हूँ? नहीं। क्या मैं उड़ सकता हूँ? नहीं। अनरियल है तो आप वर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्वर्जन में भी लिख सकते हैं। इन्वर्जन का मतलब उल्टा भी करके लिख सकते हैं कि इफ़ को आप ड्रॉप कर दो, वर को यहाँ ले आओ, सब्जेक्ट को वहाँ ले आओ, और आगे का सेम टू सेम। तो एग्जामिनेशन में बहुत बार ये स्ट्रक्चर ना दे के ये वाला स्ट्रक्चर देता है और बच्चा पजल हो जाता है, ये कौन सी नई चिड़िया आ गई, ये तो हमारे मास्टर जी ने पकड़नी सिखाई ही नहीं, तो हम कैसे बनाएं इसे? तो कंफ्यूज हो जाता है ना? तो ध्यान रखना, ये और ये बेटा दोनों सेम है। जैसे नीचे बोला हुआ है इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो नीचे क्या बोला हुआ है? वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई, एक ही चीज़ है, क्योंकि इफ़ को ड्रॉप कर दिया, वर को इधर ले आए, आई को उधर ले आए, बाकी सारा सेम। जैसे मैंने कहा इफ़ आई वर अ मिलियनर आई वुड फाइट इलेक्शंस, अगर मैं करोड़पति होता तो मैं इलेक्शंस को लड़ता। इफ़ आई वर अ मिलियनर आई वुड फाइट इलेक्शंस, लेकिन मैं नहीं हूँ और मैं नहीं लड़ सकता, अनरियल सिचुएशन है। तो मैंने बोला इफ़ आई वर अ मिलियनर, इफ़ आई वर अ मिलियनर, तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ? वर आई अ मिलियनर आई वुड फाइट इलेक्शंस। एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी 1%। अगला जो पॉइंट है ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। है क्या ये? आपने ये स्ट्रक्चर देखा है, इफ के साथ सब्जेक्ट आए तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो और बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है, ये थर्ड कंडीशनल होता है। जो कि इस थर्ड कंडीशनल का भी इन्वर्जन बनता है, आप इफ को मारो गोली, हैड को इधर ले जाओ, सब्जेक्ट को उधर ले जाओ, बाकी सारा सेम टू सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर से ना लिख के कभी कभी नीचे वाले स्ट्रक्चर से लिख के देता है, बच्चा पजल हो जाता है। दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर मुझे आंसर पता होता तो मैंने तुम्हें बता दिया होता, इफ आई हैड नोन द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू, लेकिन नहीं पता था, नहीं बताया, अनरियल है, पास्ट की। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ को मारी गोली, हैड को यहाँ लेके आए, आई को इधर लेके आए, बाकी सारा सेम, क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो आता ही आता है ना। तो हैड आई नोन दी आंसर का मतलब, हैड आई नोन दी आंसर का मीनिंग वही है, इफ आई हैड नोन दी आंसर, एक ही बात है। जैसे पीछे लिखा हुआ था कि वर आई अ बर्ड, वही है इफ आई वर अ बर्ड, बस वो इन्वर्जन से लिखा है, हमें पता नहीं होते इन्वर्जन, और एग्जामिनेशन चेक कर लेता है।
एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेके बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है बट फोर का, बच्चों को मीनिंग समझ में नहीं आता है। एक्चुअल में जो बट फोर है ना, इसका मतलब होता है विदाउट, ठीक है। और जो बट फोर है ना, ये थर्ड कंडीशनल का पार्ट होता है। कभी भी आपको बट फोर, मान लो कोई कंडीशनल सेंटेंस दिखाई दे आपको, एक पार्ट में आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है और दूसरे पार्ट में बट फोर दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाना कि वहां पे बट फोर का मतलब है इफ इट हैड नॉट हैपेंड, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, या इसके बिना ऐसा हो गया होता, ये इसके बिना ये हो गया होता, अगर ये चीज ना होती तो ये हो गई होती, अगर ये चीज ना होती तो ये हो गई होती। वो अब वही वाली बात है, बट फोर का जो मीनिंग है वो वही होता है इफ इट हैड नॉट हैपेंड, लेकिन वो लिखता नहीं है, खाली बट फोर लिखता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो जब आपको पता है कि बट फोर का मतलब वही हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही होता है, यस और नो, तो फिर बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही आना चाहिए ना। एग्जाम्पल के तौर पे, बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, और नीचे लिखा हुआ बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड डाई। अब बट फॉर का मतलब है कि अगर मदद नहीं मिली होती तो ये हो गया होता, तो वो क्या बोलना चाह रहा है, अगर मदद नहीं मिली होती तो पेशेंट मर गया होता। पास्ट की अनरियल आपको पता है, और आप ये भी जानते हैं कि बट फॉर के अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, और बगल वाले पार्ट में फिर आपको थर्ड कंडीशनल पूरी सेटिस्फाई करनी है। तो वुड डाई तो गलत हो गया ना, ये तो सेकंड कंडीशनल का रिजल्ट वाला पार्ट हो गया, हमें तो थर्ड की सेटिस्फाई करनी है, तो वुड हैव डाइड बनेगा। तो बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, क्या मतलब है, अगर उसकी मदद ना मिली होती, ऐसा ना हुआ होता, तो ये हो गया होता, पेशेंट मर गया होता। इफ समवन ट्राइड टू ब्लैकमेल मी आई विल टेल द पुलिस, इफ समवन ट्राइड टू ब्लैकमेल मी आई विल टेल द पुलिस। अब आप सोच रहे होगे सर एक तरफ लिखी हुई है सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ लिखा हुआ है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो बस आसान है, विल को काट के वुड कर देते हैं, ये सोच रहे होगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने दोनों तरफ सेकंड कंडीशनल को मेंटेन किया, आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि यहाँ विल टेल लिखा रहने दे और यहाँ पे ट्राइड को ट्राइज कर दें, आप फर्स्ट कंडीशनल भी तो मेंटेन कर सकते थे। अब आप बोलोगे सर मुझे पढ़ के कैसे पता लगेगा सेंस कि भाई वो रियल सिचुएशन है या अनरियल सिचुएशन है फ्यूचर की, क्योंकि जो इंसान बोल रहा है वो तो उसी को पता होगा ना, उसका पर्सपेक्टिव, उसका नज़रिया, हमें थोड़ी पता लगेगा कि उसने क्या सोच के बोला। तो सर ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम तो फंस गए। यहाँ दोनों तरफ सेकंड कंडीशनल भी अप्लाई हो सकता है और फर्स्ट भी हो सकता है। हो सकता है कि सही में उसे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो और वो पुलिस को बता दे, और हो सकता है वो ऐसे ही हवा में बोल रहा है अगर कोई करेगा ना मुझे तो मैं बता दूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंडीशनल आएगा। तो इस केस में आपने ध्यान रखना है, आपने सेंटेंस को यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। आप सेंटेंस कहाँ से पढ़ते हैं, लेफ्ट से या राइट से? राइट से पढ़ते हैं, सॉरी कहाँ से पढ़ते हैं, लेफ्ट से पढ़ते हैं, उल्टा तो नहीं पढ़ते हैं ना, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आगे लिखा हुआ इफ समवन ट्राइड, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, हाँ जी लिखी हुई है। तो क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो हवा में तीर छोड़ रहा हो? हाँ हो सकती है, क्या दिक्कत है भाई, आगे से पढ़ना मैं शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है कि भाई सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, वो इमेजिन कर रहा हो बस फ्यूचर में अगर कोई मुझे करेगा ना ब्लैकमेल तो मैं पुलिस को बता दूंगा। तो बस आप इसी को देख के आगे को चेंज कीजिए, पीछे को देख के आगे मत चेंज करिए। सेंटेंस में यहाँ देख के यहाँ चेंज नहीं करिए, यहाँ देख के यहाँ चेंज करिए जब आप कंफ्यूज हो कि कौन सी सिचुएशन आएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने सेकंड फॉर्म यहाँ पे देखा और आगे फिर आप क्या करेंगे, वुड करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पीछे देख के यहाँ चेंज नहीं करेंगे, यहाँ देख के आगे चेंज करेंगे अगर कंफ्यूजन है तो, अगर दोनों सेम लग रही हैं तो, दोनों सिचुएशन की पॉसिबिलिटी है तो, ठीक है। चलिए, लेकिन ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आते। ऐसे एग्जांपल के तौर पे ही, इफ ही डज नॉट रिस्पॉन्ड टू माय अपील आई वुड डिसमिस हिम, अगर वो मेरी रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ना तो मैं डिसमिस कर दूंगा। सेम सिचुएशन होगी, यहाँ पे अनरियल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ डज नॉट रिस्पॉन्ड लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इधर आप सोचेंगे वुड को काट के विल कर देता हूँ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है भाई वुड डिसमिस लिखा रहने दे, यहाँ पे डज को डिड कर दे। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से उसने लिख के दिया उसी तरीके से डील करो। क्या इफ के साथ डज नॉट रिस्पॉन्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है? आता है। तो हो सकता है उसने वही सिचुएशन सोच के दी हो, तो एक तरफ अगर डज नॉट है तो दूसरी तरफ आप वुड को काट के विल ही करेंगे। आई विश आई वॉज बॉर्न इन 1857, बताओ भाई क्या बनेगा। तो आपने देखा आई विश और आगे काट के ना सीधा वर कर दिया होगा, जबकि ऐसा नहीं है दोस्त, आप वही तो समझ नहीं रहे हो। मैंने कहा आई विश एक ऐसा शब्द है जिसके बाद याद करो सेकंड फॉर्म और वर्ब भी आता है और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, हाँ कि ना? अरे आती है, नहीं आती है? अब आप डिसाइड करो कि प्रेजेंट की अनरियल या पास्ट की। अगर प्रेजेंट की है तो ये आएगा, पास्ट की है तो ये आएगा। अब उसने बोला काश मैं पैदा हुआ होता, लेकिन कब?
उसने कहा 1857 में, पास्ट की अनरियल है, काश उस समय पैदा हुआ होता। नहीं हुआ ना भाई, काश हुआ होता। तो आप क्या करेंगे, आई विश आई हैड बीन बॉर्न इन 1857। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात? अब आप सोचेंगे सर वर कब आएगा? बच्चे जब प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन होगी। हैड बीन क्यों लगाया? क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, इसी की थर्ड फॉर्म आएगी ना। अच्छा, अगर ऐसा लिखा होता आई विश आई वॉज बॉर्न नाउ, काश आज मैं पैदा हुआ होता। अब आज की बात हो रही है, अब आई विश के बाद आपको फिर वही वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर का यूज करना है। आई विश आई वॉज बॉर्न नाउ, समझ में आया? पास्ट की अनरियल है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर हिंट देख के आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसा हिंट वैसा आंसर। बट फॉर हिज हेल्प ही वुड बी रूइंड, वही क्वेश्चन सबसे पहले जो मैंने दिखाया था। बट फॉर का मतलब वही होता, अगर मदद ना की होती तो बर्बाद हो गया होता, लेकिन मदद कर दी और बर्बाद नहीं हुआ। थर्ड कंडीशन, बट फॉर आते ही समझ जाना थर्ड कंडीशनल है। थर्ड है तो इस वाले पार्ट में तो अंडरस्टूड है, इस वाले पार्ट में वुड लगाया आपने, हैव लगाया, और बी की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, बीन, वुड हैव बीन रूइंड, बर्बाद हो गया होता। समझ में आया या नहीं आया? तो आप सोच रहे हो एकदम सर आसान है। अरे हैड ही एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट का मतलब इफ ही हैड एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट ही है, उसी का दूसरा पार्ट लिखा हुआ कंफ्यूज करने के लिए इन्वर्जन से, याद आ रहा है ना? तो इसका मतलब इफ ही हैड एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट ही है, अगर फॉल्ट एक्सेप्ट की होती तो मैरिज बचा ली होती। तो इधर वाले पार्ट में वुड हैव थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, जबकि वो नहीं है तो मिस्टेक है। तो इफ ही हैड एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट ही वुड हैव सेव्ड हिज मैरिज। तो ना ही उसने एक्सेप्ट करी ना ही बचाई, बस वो इमेजिन कर रहा है पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये वही क्वेश्चन आ गया, वर शी आए शी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर। अब आप देखिए वर शी आए का मतलब वही है इफ शी वर आए, याद आ रहा है? इफ शी वर आए। अब आप सोच रहे हो कि इफ शी वर आए, हाँ मैंने कहा था ना कि इफ को ड्रॉप करो, इधर इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, सेम ही बात मैंने बताई थी। और आप ये सोच रहे हो कि सर इफ शी वर मी नहीं होता क्या? नहीं भाई, इफ शी वर आए ही होता है। क्यों? क्योंकि ये बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है। याद करो, बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, पढ़ाया हुआ मैंने आपको। तो इफ शी वर मी नहीं होता, इफ शी वर आए ही होता है। तो पहली बात, इफ शी वर आए था ये रियल था, लेकिन ऐसे ना लिख के मैंने कहा था इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर शी आए। लेकिन बात तो एक ही है। बात एक है, अब बताओ वर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है तो इधर विल आना चाहिए, वुड आना चाहिए। सेकंड कंडीशनल में बेटा वुड आता है ना। शी वुड नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर। अगर मैं तुम हो, इफ शी वर आए, अगर वो मैं होती तो कभी अलाउ नहीं करती जाने का। पक्की बात 100%। इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो भाई वुड हैव और बीन आएगा। इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन, अगर नहीं खराब हुई होती तो हम अब तक घर पहुंच गए होते। वी वुड हैव बीन एट होम नाउ, अब तक पहुंच गए होते, लेकिन खराब हो गई थी और नहीं पहुंचे, हम वहीं अटके हुए हैं।